हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग बहुत ही बेसिक से इसको डिस्कस करते हैं। एसएससी जीडी की मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखने और समझने के लिए। तो मैंने इसके लिए आज कुछ अलग सा किया है, कुछ आपको मजा आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आज मैंने अलग से छांटे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, बहुत बेसिक से बताइए। और आप लोगों को पढ़ा करके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ मेरे छोटे भाई हैं, सब छोटे छोटे से हैं और सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग एकदम बढ़िया से देखना और आज का जो सेशन है ना, मजा आ जाएगा आपको। और पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा और सिखाने में भी आपको मजा आ जाएगा। और जब एक बार ये कंप्लीट होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका भी सबसे अच्छा टॉपिक होगा। बहुत अच्छे से आप इसको सीखना और आपको देखना कितना मजा आएगा। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार वीडियो को शेयर किया कि नहीं? सभी लोगों ने वीडियो को शेयर किया है? चलो, तो टाइमिंग आप सभी को याद है ना, कोई भूला तो नहीं है? 1 बजे का मतलब क्या है? आशीष सर की मैथ्स की क्लास। ठीक है, तो 1 बजेगा तो आशीष सर की मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ, और ये क्लास आपको मिस नहीं करना है। मैथ्स के लिए अगर आप मैथ्स में इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर हो, तो मैथ्स आशीष सर का जो क्लासेस की टाइमिंग है कितने बजे का? 1 बजे का। इसको आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पर हम लोग अभी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक करके हर एक चैप्टर का जो एसेंस है, जो सीखने लायक चीजें हैं, उसका सार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चैप्टर वाइज नहीं, फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और हर एक एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का सेट लेकर के आऊंगा और इस तरह से आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो आपकी जो क्लासेस हैं वो सब चलेंगे। आप ही लोग मेरे भाई बहन हो, तो रक्षाबंधन भी यहाँ पर ही क्लास में ही हम लोग मनाएंगे। ठीक है, तो सारी क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलेंगी जैसे चल रही हैं, आप चिंता नहीं करिए, सारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, आप ही के साथ हम लोग, भाई सारे त्योहार मजा कब आता है? सबके साथ मजा आता है ना। तो आप सब जहां पर हैं वहीं पर मैं हूं। चाहे वो आपने देखा स्वतंत्रता दिवस हो, तब भी मैं आपके साथ था। उस दिन हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। एक बड़ा चैप्टर था, 5 क्लासेस में उसको कवर किया, 6ठी क्लास में उसकी प्रैक्टिस करी। इसी तरह से आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और दमदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आपको सीखने को भी मिलेगा काफी कुछ और काफी नई चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग रेडी हैं? चलो, तो पहला बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अनुपात क्या होता है। समानुपात अगली क्लास में, पहली क्लास में अनुपात। तो देखो, अनुपात जैसे लिखा जाता है, तो अनुपात को लिखने का एक तरीका है, कई तरीके हैं। हालांकि अनुपात अगर आप लिखना चाहें तो अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। इसी रेशियो को ही लिखने के कई तरीके हैं। अनुपात को ही कई जगहों पर भिन्न भी बोला जाता है। जो भिन्न है यानी कि जो फ्रैक्शन है, ये भी अनुपात को ही लिखने का एक तरीका है। तो ये भिन्न लिखा जाए या रेशियो लिखा जाए या अनुपात लिखा जाए, ये सारे एक ही चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज आपने सीखा कि इसे ही रेशियो या भिन्न या फ्रैक्शन या अनुपात बोलते हैं। और ये क्या बताता है? ये 2 संख्याओं में अनुपात बताता है। 2 संख्याएं किस रेशियो में है ये आपको पता चलता है। तो अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि वो संख्याओं की असल में वैल्यू कितनी है, तो असल में वैल्यू उनकी क्या क्या हो सकती है? आप क्या बोलोगे कि अगर 2 और 3 है तो ये किसके और बराबर हो सकता है? 2 और 3 कहां पर आपको किसके बराबर दिख रहा है? 4 और 7 के, या 5 और 10 के, या 6 और 9 के? किसके बराबर है? आपने कहा सर ये तो आसान है कि 2 और 3 जो है, जो 2 और 3 है ये तो बराबर है किसके? इसमें देखो, एक पहली चीज आपको समझ में आएगी कि जो रेशियो होते हैं या जो अनुपात होते हैं, इनमें किसी भी नंबर से गुणा करने पर, किसी भी नंबर से गुणा करने पर, भाग नहीं गुणा, है ना, किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो अनुपात चेंज नहीं होता, है ना, बदलता नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि अनुपात बदलता नहीं है। अनुपात कैसा रहता है? वैसा ही रहता है।
अगर आप इसमें किसी नंबर से गुणा या किसी नंबर से भाग दोगे तो दोनों ही केसेस में आपका जो अनुपात है वो सेम रहता है। तो आपने कहा अच्छा गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 4 और 6। ये क्या है, ये वही अनुपात है जो पहले लिखा था। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 6 और 3 त्रिका 9। ये वही अनुपात है जो पहले लिखा था। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या बोला कि ये 2:3 4:6 के भी बराबर है, ये 2:3 6 और 9 के भी बराबर है। तो पहला क्वेश्चन कि 2:3 किसके बराबर है, बराबर का साइन आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये 2:3 किसके बराबर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि ये 6:9 के बराबर। पहली बात सभी को समझ में आई? एकदम बेसिक सी चीज है ना कि 2:3 आपने कहा अनुपात में किसी नंबर से गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, ये बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा अब देखो अनुपात का जो सिंबल है वो ये है, कैसा 2 0, 2 कैसे डॉट्स है। तो 2 डॉट्स हैं तो इसके कुछ पूर्व में लिखा है, इसको बोलते हैं पूर्व पद, है ना। जो पहले लिखा है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में लिखा है, जो हमारे बाद आता है उसको क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं ना, छोटा जो है, और जो बाद में यहां लिखा होता है उसको बोलते हैं अनुपद। एक बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया था कि पूर्व पद अगर 5 है और एक रेशियो 15 और 16 का है तो अनुपद क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार इसकी वैल्यू ना लेकर के इसको बोलते क्या है उस पे आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पूर्व पद, यानी जो पहले लिखा है, जो बाद में लिखा है उसको बोलते हैं अनुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपके इंग्लिश हो गया, हिंदी में पूर्व पद और अनुपद बोलते हैं। तो ये रेशियोज हैं, और रेशियो की सबसे पहली जो चीज आपने सीखी कि अगर किसी एक संख्या से गुणा किया जाए तो रेशियो में, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप धीरे धीरे इन्हीं चीजों को सीखोगे। चलो अगला क्वेश्चन जरा आपके सामने आ गया, दूसरा क्वेश्चन, जरा इसका आंसर बताइए और लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। अगर इक्वल का साइन था तो पूछा जा रहा था 1 और 4 किसके बराबर है। अगर अनइक्वल का साइन है, इक्वल का साइन आपको पता है ऐसा, अनइक्वल का साइन ऐसा, यानी कि ये किसके बराबर नहीं है। तो कैसे करोगे, आपको ये किसके किसके बराबर है पता है। अगर वो देखोगे तो 4 ऑप्शंस नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। बताइए 1 और 4 किसके बराबर है। आपने कहा सर 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 2 और 8 आएगा। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो 3 और 12 आएगा। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो 4 और 16 आएगा। आपने कहा सर और भी कर सकते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा करोगे तो 5 और 5 चौको 20। आपने कहा ये सारे आपस में कैसे हैं, बराबर है। देखो यहां पर 5 और 20 मिल गया, आपको 3 और 12 मिल गया। आपने कहा 4 और 14 नहीं मिल रहा है, ये इसका गलत जवाब होगा, और यहां पर यही राइट आंसर है, क्योंकि इक्वल नहीं पूछ रहा है तो यही हो जाएगा जो इसके इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका करने का क्या है, ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लो, ऑप्शंस को सरलीकृत कर लो। कैसे सरलीकृत करते हैं, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ गुणा करना, अगर आप भाग दे दो किसी एक नंबर से, दोनों रेशियो के जो पद हैं, इन पदों पर अगर दोनों रेशियो में किसी एक नंबर से भाग दे दोगे तो भी जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, वो भी इसी रेशियो के बराबर होता है। तो 3 से भाग दे दोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 और 4 लिखा है। 3 से भाग दोगे तो 1 और 4। यहां पर 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 और 4। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल सही बात है, रेशियो तो वही आ गया। तो यही रेशियो को निकालने का तरीका है। या तो आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, 1 और 4 है, 3 और 4 है ना। आपने कहा ये भी 1 और 4 है, भाई 3 लिखा है, 3 में गुणा 4 से करो 12, तो आपने कहा 1 और 4, 1 और 4। लेकिन ये 1 और 4 नहीं है, ये कितना है, आपने कहा 2 और 7 है, 2 से भाग दे सकते हैं दोनों में। तो यहां से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किसके इक्वल नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब इसी तरह से इसको और भी अच्छे से सीखो। देखो आपको अब यहां पर जो चीज मैं सिखा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। देखिए भाई, कभी भी ऐसा बोला जाए कि जो अनुपात है किसका, जय और विजय का कितना है, 2 और 3 है, और बोला जाए 600 रुपए हैं इनके बीच में बांटने, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये समझना। देखो जय को कितना, अगर 2 मिले तो विजय को कितना, 3 मिले। अगर जय को 4 मिल जाए तो विजय को कितना, आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दिया तो 2 से यहां भी गुणा हो जाएगा, है ना। तो कुल जो होगा, अगर मैं बोलूं कि कुल कितना मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, अगर इसको 2 मिलता है, इसको 3 मिलता है तो कुल 5 रुपए होते हैं।
अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, यानी इसको 4 मिले तो इसको 6 मिले, तो कुल कितना होगा? जब 10 रुपए होगा तब तो इसको इतना मिलेगा ना। तो हमारे पास जो पैसा दिया गया वो कितना दिया गया? कुल रुपए कितने? आपने कहा कुल रुपए है 600 रुपए। तो यहां पर जो कुल की वैल्यू है वो कितनी है? 600 है। तो आपने क्या बोला? अब यहां पर हम लोग एक एक नियम सीख रहे हैं। एक एक नियम अगर आप सीखोगे तो आपको XYZ मानना नहीं पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, जय और विजय 2 और 3 है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी मान ली? 2x और 3x मान लिया। भाई देखो, आपको x लिखने में तो टाइम लगेगा ही ना, और यही टाइम आपका एग्जाम में बचेगा। तो जो कोई कठिन क्वेश्चन आ गया तो उसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। तो ये x मानने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीखना चाहते हो स्टार्टिंग के लिए तो सीख सकते हो कि आपने क्या कहा कि सर किसी भी संख्या से गुणा करने पर ये चेंज तो नहीं होता है, तो हम एक वेरिएबल से एक ऐसा अचर गुणांक जो है इससे चर गुणांक से गुणा कर देते हैं, तो ये जो चर नहीं चला जाता है चर गुणांक, तो ये 2x तो ये 3x, टोटल कितना हो गया? 5x। 5x की वैल्यू 600, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 के बराबर। और x की वैल्यू अगर 120 तो यहां पर कितना आ जाएगा? 120 का गुणा 2 से कर दोगे 240, और 3 से गुणा कर दोगे तो 360 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी 240 और 360। तो जय की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240, विजय की वैल्यू 360। करने का दूसरा तरीका क्या है कि 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 120, 120 से गुणा करोगे 2 में तो कितना आएगा? 240, और 3 में तो आएगा 360। तो आप x मान करके भी कर सकते हो और वैल्यू से भी कर सकते हो। डायरेक्टली वैल्यू से करो कि 2 और 3 बांटना है तो कुल कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू, हमेशा 1 की वैल्यू आपको देखना है कि अगर 5 की वैल्यू कितनी है? 600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 120, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 240, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 360। और इसे ही बोलते हैं एक एक नियम। यही आपका एक एक नियम है। कितने बच्चों को बात समझ में आया बताइए? अरे वाह, वेरी गुड। आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ रहा है। तो कोई अगर नया सा सवाल आ जाए तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं? देखो, फ्रैक्शंस हैं भिन्न में, अगर आपके पास ऐसे जैसे रेशियो दिया गया, ठीक है, तो यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या आप इसकी तुलना करना जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, आरोही क्रम में इनको लगाइए, इनको आरोही क्रम में लगाएं। चलो, आरोही क्रम में लगाएं। और ये क्वेश्चन आपका बोल देता है कि जैसे अगर ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, तो कौन सा बड़ा है? बता सकते हो क्या? भाई सबसे बड़ा कौन सा, ये पूछ ले। चलो, सबसे बड़ा कौन सा ये बताओ। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े तो वैसे आप हो, लेकिन आपसे भी बड़ा कौन है कोई घर में? बिल्कुल है ना। तो वैसे ही ये आपसे पूछ ले जाए कि अगर ये 4 भिन्न है, बताओ जरा सबसे बड़ा कौन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछ लेता है। तो कैसे करते हैं? आप में से कितने बच्चे जानते हैं जरा बताओ। तो एक तरीका क्या होता है, मैं 3 तरीके इसके करने आपको सिखाऊंगा। 3 तरीके बताने वाला हूं, ठीक है। 3 तरीके हैं तो 3 अलग अलग कलर से बताएंगे। सबसे पहला पिंक कलर। पिंक कलर यानी बेसिक मेथड। देखो, 3 से भाग दे दो 2 में। क्या करना है? 3 से भाग दे देना है 2 में। तो कितनी बार जाएगा? आपने कहा कोई बार भी नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगा तो हो गया 20। कितना आएगा? आपने कहा 6 बार जाएगा, 6 3 18, फिर से आ गया 20, फिर से 6 बार जाएगा, आपने कहा 0.66। ये क्या कर लिया मेथड हम लोगों ने? वैल्यू निकाल ली। वैल्यू कितनी आ गई? 0.66। इसी तरह से 5 से भाग दोगे 4 में, आपने कहा नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया, 40 हो गया, 8 बार चला गया, 8 पंचे 40, 0.8 आ गया। इसी तरह से आपने कहा 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? दशमलव लगा दोगे 60, कितनी बार जाएगा? 8 7 56, तो दशमलव का 8 आ गया, 56 आया, यानी कि कितना बचा? 4 बचा, तो आपने कहा 40 हो गया, 7 पना 35, तो 0.85 आ गया। आपने कहा 10 से भाग देना आता है हमको, 10 से भाग देते हैं, कितनी बार जाता है? 10 से भाग दे दिया, 0.9। क्या इसमें आप कंपेयर कर सकते हो? अरे आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, तो मैं करना आता है, मैं बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाता हूं, उल्टे हाथ से इसको लिख सकता हूं, राइट आंसर कर सकता हूं। कैसे करोगे? आपने कहा ये इससे बड़ा, 2 मुंह जिसके पास है वो बड़ा, जिसके पास एक मुंह है वो छोटा। तो ये नोक जिसके पास है वो छोटा, जिसके पास 2 मुंह है, जिसका मुंह खुलता जाता है वो बड़ा रहता है।
ठीक है। और ये आपको पता भी है ना, लड़कियों में ऐसा बोला भी जाता है कि जो ज्यादा मुंह जिन लोगों का खुलता है उनकी उम्र ज्यादा होती है, इसीलिए लड़कियां देखो एकदम छोटा छोटा सा मुंह करके ना बात करती है। तो ये मैथ के ही कॉन्सेप्ट से निकला था कि जिसका मुंह जितना बड़ा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ज्यादा बड़ा है, फिर ये बड़ा, फिर ये, और ये सबसे छोटा है ना। तो ये सबसे बड़े भाई साहब हैं, ये छोटे, ये उनसे भी छोटे, ये सबसे छोटे। तो ये कैसे किया, ये हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाल ली, उसकी कितनी वैल्यू है ये आपने निकाल लिया, उसका मान निकाल लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पे बड़े नंबर्स हो जाएं तब तो ऐसे नहीं कर सकते। अगर 2/13 होता, 4/15 होता, 6/17 होता, 9/10 होता, तब थोड़ी करते। तब क्या करते, तो दूसरा मेथड अब आप सीखो, दूसरा मेथड ब्लैक पेन से सिखाता हूं। देखो, अगर एक बात का ख्याल रखना, कि अगर इनमें अंतर जो है वो कितना है, फिक्स है। 2 और 3 में अंतर 1 का, 4 और 5 में अंतर 1 का, 6 और 7 में अंतर 1 का, 9 और 10 में अंतर 1 का। अगर अंतर इनके बराबर है, अगर अंतर कैसे हैं, बराबर हैं, अंतर अगर बराबर है तो बड़ा जो है वही बड़ा है और छोटा जो है वही छोटा है। मतलब जो भी अंश में लिखा है, अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही संख्या बड़ी है, और जिसका अंश छोटा वही संख्या छोटी है। तो आपने कहा 9 6 4 2, बस इसको कब देखना है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 9 6 4 और 2, बस इसको ध्यान दीजिए। आपने कहा 9 6 4 2 में 9 सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल देखो 9 सबसे बड़ा है, 6 उससे, फिर 4 और सबसे छोटा 2। बात समझ में आई? ये कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब तक अंतर बराबर है तब तक आप क्या बोलोगे, अंश जिसका बड़ा वही संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा, न्यूमरेटर छोटा, वो संख्या छोटी। बात समझ में आ गया? पहला मेथड समझ में आया, दूसरा मेथड समझ में आया। दूसरा मेथड एकदम जल्दी से आंसर दे देता है, टाइम नहीं लगता। अब सीखो तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है वो बढ़िया मेथड है, इसको भी देख लो, है ना। अब तीसरा मेथड क्या है, तो आपने कहा एक मेथड सीख लिया, दूसरा मेथड सीख लिया। अब तीसरा मेथड कहता है हम किसी भी भिन्न को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 2 एट ए टाइम, एक समय पर किन्हीं 2 भिन्नों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर लिखा है 2/3, यहां पर लिखा है 4/5। कैसे कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस, जैसे देखो यहां क्रॉस बन गया, जैसे 2 तीर आपस में टकरा नहीं रहे, ऐसे क्रॉस बनाना है। और इस 5 का गुणा यहां पर कर दोगे, इस 3 का गुणा यहां पर कर दोगे, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि 5 का गुणा 2 में किया तो कितना आ जाएगा 10, और 3 का गुणा 4 में किया तो कितना आया 12। अब जिसकी वैल्यू बड़ी आई, जैसे इस साइड देखो, ये इस साइड गया था तो ये 12 हो गया, ये इस साइड गया था तो 10 हो गया। तो आप 10 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे कि ये भिन्न बड़ी है। कितने लोगों को बात समझ में आया? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए? जरा आंसर करिए, बताइए। बताओ कितने ऐसे बालक हैं जिन्हें तीनों मेथड समझ में आ गए? बताओ जरा, क्या क्लियर है? आपने पहला मेथड सीखा, वैल्यू निकाल दो। दूसरा मेथड सीखा, अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ा। तीसरा मेथड मैंने आपको 2 एट ए टाइम, किन्हीं 2 भिन्नों को एक समय पर कंपेयर करने का मेथड सिखाया। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया, सभी को समझ में आ गया लगभग। तो भिन्न कंपेयर आप कर सकते हैं। जरा आंसर एक क्वेश्चन का दे दोगे क्या? जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मुझे, बताइए इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है? चलो ये बता दो, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन, क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क का मतलब कौन। तो बताओ 7/9, 8/9 कि 11/13 कि 3/7, कौन है जो सबसे बड़ा है? बताइए। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं या कितनों में कंपेयर कर सकते हो? देखो कैसे करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, वो मैं आपको सिखाता हूं। एकदम बढ़िया से मस्त, एकदम मक्खन वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए 7 और 9 में अंतर कितने का है? 1 का। 8 और 9 में अंतर कितने का है? 1 का। आपने कहा सर यहां 11 और 13 में तो 2 का अंतर है। ओहो हो वाला मेथड तो गलत हो गया। कौन सा? अगर सारे अंतर बराबर है तो बराबर वाला, वो मेथड तो खत्म, टाटा बाय बाय गया। यहां पर अंतर देखो कितने का है? 4 का। आपने कहा बात ही नहीं बन रही, फिर क्या करें? वैल्यू निकालें।
आपने कहा सर यहाँ 13 है, 13 से डिवाइड करने में बड़ा टाइम लगेगा, ऐसा ना करो, कुछ और बताओ। तो फिर क्या करें, फिर हम लोगों ने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा है उससे देखो आपको यहां पर देखना है। आपने कहा यहां अंतर 2 का, यहां 1 का, बात नहीं बन रही थी। तो अब देखो एक और मेथड भी होता है कि अगर इसको आप देखोगे तो बेस कैसा है, सेम है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो ऊपर में 7 है, ऊपर 8 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? आपने कहा सबसे बड़ा बताना है, इन दोनों में से तो ये बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता, इसको हटा दे, इसको हटा दो, इसको साइड करो। अब 8 और 9 है, 11 और 13 और 3 और 7 है, इनमें कंपेयर करना है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको किसको, 8 और 9 को और 11 और 13 को। इनमें जो बड़ा निकल करके आएगा, इनमें जो बड़ा निकल करके आएगा वो हमारा, उसको हम कंपेयर इससे कर लेंगे। तो देखो कैसे कंपेयर करते थे, नीचे वाले नंबर को ऊपर में गुणा किया, 13 8 104 और 9 का गुणा किया 11 में, तो 11 9 99। तो आपने कहा 104 और 99 कौन सा बड़ा है? आपने कहा 104 बड़ा है, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है, 8/9 आपका बड़ा है। अब 8/9 और 3/7 में कौन सा बड़ा है? तो क्या करोगे, कंपेयर करोगे 8/9 और 3/4 को। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का गुणा 8 में होगा, आ गया 32, 9 का गुणा 3 में हो गया, आ गया 27। तो आपने कहा कौन सा भिन्न बड़ा है? 8/9, ये इसका सही जवाब है। और अब चाहो, अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर से चाहो तो कैलकुलेट कर लो। कैसे, देखो 9 से डिवाइड करोगे 7 को, 0.77 आएगा। भाई कैलकुलेटर निकालो और चेक करना स्टार्ट करो। 9 से डिवाइड करोगे 8 को तो 0.88 आएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करोगे 11 को तो कितना आ जाएगा? 13 से डिवाइड करोगे दशमलव लग जाएगा, 13 7 91, 13 8 104 और 104 हो जाएगा, ऊपर 110 तो बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 13.84 या 85 के आसपास आएगा। 3/7 है तो ये दशमलव में कितना आएगा? 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 2 बचेगा, तो ये लगभग 41 समथिंग आएगा, है ना, 42 आ जाएगा, लगभग 42 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 42 समथिंग आएगा। तो देखो आपका कंपैरिजन से भी आप आंसर निकाल सकते थे। वैल्यू अगर निकालोगे तो सबसे बड़ी कौन सी है? 0.88। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। तो ये अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8/9 इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? एक क्वेश्चन भाई पूछ लें, आंसर करेंगे सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन आसान सा है, जरा इसका आंसर कर दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्योंकि पूछा गया था, लेकिन अब मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इसका सही जवाब दे दोगे। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। बोला गया था इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, लेकिन बहुत आसान है। अब तो आप बच्चों के लिए खेल हो गया है, एकदम आप लोग देख करके आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ा कौन, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा तो बड़ा ही नॉटी बच्चे हैं, बहुत सारे, बहुत नॉटी हैं, है ना। एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। और तुम लोग आपस में तो सब भाई बहन हो, आपस में भाई बहन तंग नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो सब के सब जितने लड़के हैं वो सभी जो हैं अपनी बहनों को तंग करते हैं, परेशान तो करते ही करते हैं, वैसे ही है सब यहाँ पे। और तुम सब लोगों का एक एम जो है, एक जो तुम्हारा लक्ष्य है वो क्या है, सेलेक्ट होना है। तो सभी को सेलेक्ट होना है कि नहीं। तो आपस में परेशान नहीं करना है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना है कि आप कैसे जल्दी से पढ़ें और एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। चलो तो इसका सबसे बड़ा आंसर क्या आ जाएगा? आपने कहा सबसे बड़ा ये वाला होगा। सभी बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया एक ही बार में। और कैसे करेक्ट किया? आपने कहा सर अंतर सेम है, एक का एक का एक का एक का, तो जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी है। बात समझ में आ गई? आसान था। चलो तो फिर आ जाओ बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। देखो आप लोगों ने मानचित्र जरूर देखा होगा, है ना। मानचित्र पढ़ा है कि नहीं? मानचित्र आपने ज्योग्राफी में जरूर देखे होंगे, है ना। और मानचित्र कैसा रहता है? जैसे यहाँ पर अपना देश बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अपना भारत देश यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर एक कुत्ते का मानचित्र है ना। तो ये डॉग जैसे ही तो रखता है, ऐसे जैसे डॉग की पूंछ ही रहती है, और ये ऐसे मुंह ऐसे बनाया हुआ है ना। तो ये आपका है। और यहाँ पर आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर हमारे हिस्से में से एक बहुत सारे हिस्से हैं अपने देश के, ठीक है। तो ये आपने मानचित्र जरूर देखा हुआ है।
तो मानचित्र में यहां पर जब ध्यान से देखना तो यहां पर एक पैमाना लिखा होता है। पैमाना क्या लिखा होता है? पैमाना ये लिखा होता है बेटा कि जैसे आपको रेशियो दिया रहता है, रेशियो क्या बोलता है कि एक जो यहां पर है, एक जो यहां पर है, मतलब अगर आप सेंटीमीटर से लेकर के नापोगे ना तो एक जो होता है यहां पर एक असल में कितना 50,000 गुना बड़ा होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? एक का मतलब वहां पर 50,000 गुना बड़ा होगा। बात समझ में आए? तो आपसे वैसे ही पूछ रहा है, आपको बताना है, आपको आंसर करना है कि अगर एक्चुअल वैल्यू 100 किलोमीटर है, मान लो कि कानपुर से लखनऊ की दूरी है ना, कानपुर से लखनऊ या आप लोग जहां जहां से हो वहां का कोई आसपास के स्टेशन होंगे, आपको पता होगा 100 किलोमीटर दूर क्या है। तो अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी है आपके घर से वहां तक की, और एक मैप आप बड़ा सा लेकर के आए हो जिसमें एक का मतलब 50,000 है एक्चुअल में, तो आप बता सकते हो कि 100 किलोमीटर की दूरी को मापने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी को मापने के लिए यहां पर कितने का साइन लगेगा, कितने सेंटीमीटर लगेंगे यहां पर? क्या आप आंसर नहीं कर सकते हो? यही आपको मैथ सिखाती है। एक्चुअल वैल्यूज को आप एग्जाम में जैसे करते हो ना, तो वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको असल लाइफ में भी जिनका यूज पड़ सकता है। तो बात समझ रहे हो? तो यहां पर इसका आंसर करोगे कि अगर 100 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है तो मैप पर वो डिस्टेंस कितने की होगी, बता सकते हो आप? तो ये 100 किलोमीटर कहां पर? यहां पर आपको होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर की जगह पर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या होती है कि जो भी रेशियो होते हैं ना, रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आपका परसेंटेज था ना, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर भी वही नीचे भी वही है ना। आपको याद है मैंने आपसे एक बार पूछा था कि 10 सेकंड जो है वो 1 घंटे का कितना हिस्सा है, तो आपने 10 सेकंड लिखा था, नीचे में 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया था, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, और इस तरह से सेकंड से सेकंड आपका कट गया था। वैसे ही बेटा यहां पर भी आप क्या कहोगे कि अगर इसको मैं 100 किलोमीटर लिखूंगा तो यहां पर जो वैल्यू है वो किलोमीटर में आएगी। तो ऐसे 100 किलोमीटर को क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने से गुणा कर दोगे? 1000 से। तो 100 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा? आपने कहा सर ये आ जाएगा 1 लाख, है ना, 1 लाख मीटर के बराबर। तो अब देखो आंसर करना आसान है। आपने कहा 50,000 की जो वैल्यू है वो 1 लाख के बराबर है, यानी कि कितने से गुणा किया गया? 2 से गुणा किया गया। तो मैप में कितने से? 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 मीटर होगा। बात समझ में? 100 किलोमीटर जो है वो इसमें 2 मीटर के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई? आसान था, समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई बच्चों को? ठीक है, तो किसके बराबर होगा? 2 मीटर के बराबर होगा। जो ये दूरी है कितनी? 100 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर मात्र 2 मीटर में आ जाएगी। बात समझ गए? तो बड़ा सा मैप होगा, उसमें 2 मीटर जो है वो आपका 100 किलोमीटर के बराबर को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस ऐसे होंगे, 2 मीटर, 20 मीटर, है ना, और हो सकता है 2 सेंटीमीटर दे दे। तो ये आपका इस तरह से ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो 2 इसका राइट आंसर होगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया बताइए? नहीं आया? हाँ, नहीं आया होगा, क्योंकि आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, अब समझने में आपको टाइम लग सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखो, एक बार और प्रयास करता हूं समझाने का, फिर से समझ लो। देखो एक्चुअल में तो डिस्टेंस आपको पता है भाई कि बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग मैप देख लेते हैं ना, कई बार हम लोग गूगल मैप्स लगा लेते हैं। या गूगल मैप्स तो तुम लोग सभी लोग जानते हो, लेकिन गूगल मैप्स तो अभी 2010 से आया है। जो आपके पुराने मैप्स थे वो कैसे लोग चलते थे? वास्को डी गामा कैसे वहां से घूमता हुआ आ गया, पानी में कैसे तैरा के एक बार आया, फिर बार बार कैसे आ जाता था? कैसे आपके जो बहुत सारे पुराने जो लेखक हैं या जो भी ट्रैवलर्स थे पुराने, आपके दादाजी से अगर आपने कहानियां सुनी होंगी तो वो भी बताएंगे कि हमारे पास एक मैप रहता था, है ना, छोटे छोटे मैप लेकर के चलते थे कि अगर हमें किसी और रास्ते जाना है, कहीं नई जगह जाना है, तो मैप बना करके लेके जाते थे। तो मैप में दूरियां कैसे बनाते होंगे? तो एक्चुअल दूरी का एक रेशियो ही तो रहता था। असल में अगर दूरी 50,000 है तो वहां पर वो 50,000 क्या, अगर 50,000, भाई चलो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, शायद आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग एक बार पहले समझ सकें। ठीक है, किलोमीटर मैंने थोड़ा सा ज्यादा आपको समझाने के लिए बना दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? देखो
जो आपका क्वेश्चन है उसको ही चेंज कर देता हूं ताकि आप आंसर कर पाएंगे सही से, ठीक है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं, आसान सी वैल्यू पूछ लूं कि 50,000 मीटर जो है, 50,000 मीटर कितनी ये दूरी जो है एक्चुअल में 50,000 मीटर की दूरी मानचित्र पर कितने मीटर की होगी, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप आंसर कर सकते हैं। आपने कहा सर 50,000 की दूरी 1 के बराबर है, 50,000 की दूरी 1 के बराबर है, तो ये मीटर में है, बात क्लियर है। तो अगर मैं इसी के जगह पर इसको 50,000 मीटर ना लिख करके इसको 50 किलोमीटर लिख दूं, अगर मैं इसको 50 किलोमीटर लिख दूं तो आपसे पूछूं तो आप आंसर कर सकते हो। तो आपने कहा सर 50 किलोमीटर को भी तो यही लिखते हैं 50,000 मीटर, तो क्या आंसर इसी तरह से आ जाता कि नहीं आ जाता? तो बस वही चीज है बेटा कि 50 किलोमीटर की जगह मैंने 100 किलोमीटर लिख दिया। 100 किलोमीटर का मतलब कितना है 100 और यहां पर 1000, तो ये मीटर है, तो इसमें कितना दुगना ही तो किया है, तो बस यहां 1 मीटर की जगह 2 मीटर हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, अभी क्लियर हो गया, आसान था। चलो अब यहां से अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करना है देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 चॉकलेट पर 1 चॉकलेट मुफ्त है। भाई कई बार आप जाते हैं ना दुकान पे, तो दुकान वाला क्या कहता है कि 5 चॉकलेट खरीदो, 1 चॉकलेट हमारी तरफ से खाओ। तो ये इस तरह से क्या है, ये स्ट्रैटेजी है किस तरह से आप चॉकलेट उनकी खरीदें। तो आपने कहा 5 चॉकलेट पर 1 चॉकलेट मुफ्त है, बात समझ में आ गई। आपको कितनी 120 चॉकलेट खरीदनी है। भाई मान लिया कि कोई घर पे कार्य है, आपने 120 चॉकलेट खरीदनी थी, ठीक है, तो इसकी कीमत कितनी होगी। अगर 1 चॉकलेट की कीमत 15 रुपए, तो कई बच्चे तो होंगे इसका डायरेक्ट 15 से गुणा कर देंगे, 15 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, है ना। तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। देखो अब आपको यह समझना है कि हर 5 पे 1 मुफ्त है, तो टोटल कितनी मिलती है आपको 6 मिल जाती हैं जब आप 5 खरीदते हो। आपको 6 मिल जाती हैं जब आप 5 खरीदते हो, 5 खरीदने पर 6 मिल जाती हैं, बात समझ में आई। तो आपको कितनी खरीदनी है 120 खरीदनी है, तो 6 टोटल कितना 6 है ना भाई। तो 6 की वैल्यू 120 है, तो कितने से गुणा किया गया 20 से गुणा किया, 6 में 20 से गुणा किया, तो 5 में भी कितने से 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100 के बराबर। तो ये 100 आपको खरीदनी पड़ेंगी, तो 100 खरीदनी पड़ेंगी, तो 1 की कितनी है 15 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी 1500 के बराबर। तो 1500 रुपए चॉकलेट आपको खरीद के लानी है, 1500 रुपए की, और कितनी आपको मिल जाएंगी 120 चॉकलेट मिल जाएंगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताइए। 5 पे 1 मुफ्त, यानी कि जब आप 5 के लिए पैसे देते हो तो 6 चॉकलेट आपको मिल जाती है। तो 5 चॉकलेट की कीमत कितनी होती है, आपने कहा 15 × 5 = 75, तो 75 रुपए में 6 मिल जाती हैं। तो आप एक तरह से क्या कह सकते हो कि 6 की गुणा 20 से किया, तो 75 में गुणा 20 से करोगे 1500, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने राइट आंसर किया है। चलो अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब चलो दीजिए कि अगर 5 कैसेट की कीमत कितनी है, 5 कैसेट की कीमत कितनी है भाई 19.75 रुपए है। 5 कैसेट की कीमत 19.75 है, तो 7 कैसेट की कीमत क्या होगी फटाफट बताइए। चलो सभी लोग अटेम्प्ट करो। थैंक यू अंशुल। चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक या दो क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन में ही आप सीख जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन में आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। 5 कैसेट की कीमत कितनी है 19.75। 7 कैसेट की कीमत कितनी होगी बताइए। कैसे करोगे कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो देखो आपने कहा 5 की वैल्यू 19.75 है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से भाग दोगे, भाग देना आता है ना 5 से। आपने कहा 5 × 3 = 15, बचेगा 4, 47 हो गया। 9 × 5 = 45, बचा 2, 5 × 25, तो दशमलव कहां पर था 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दोगे, बात समझ में आ गया। तो आपने कहा 5 की वैल्यू तो निकल आई, कितनी आ गई 5 से 1 की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 से गुणा कर दोगे, तो 7 से गुणा करो कितना आएगा 7 × 5 = 35 के 3 हासिल लगेगा। 9 × 7 = 63 और 3 × 66, तो 6 हासिल लगेगा।
7 त्रिक 21 और 6 27, तो ये 27.65 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27.65 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने निकाला बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब यहां से हम लोग वो सवाल करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिखता है, बार बार पूछा जाता है। बोला जाता है ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, कंबाइंड इन तीनों का अनुपात क्या होगा। चलो आंसर करो, यहां से सभी बच्चों का आंसर आएगा। अंकित बेटा आपका गलत हो गया थोड़ा सा, अंकित परम सत्य 27.65 परम सत्य है, 27.65। चलो अगला सवाल बताइए, अगले सवाल का सही जवाब दीजिए क्या होगा। ए और बी 2 और 3 में है, बी और सी 3 और 4 में है, तो टोटल कितना हो जाएगा। आपने कहा सर बी की वैल्यू यहां पर 3 है, यहां पर भी बी की वैल्यू 3 है, तो सीधे से हम लोग आंसर लिख सकते हैं कितना, 2:3:4। बाकी दूसरा करने का तरीका क्या होगा, आप ऐसे लिखो ए और बी और सी, ठीक है। तो ए और बी और सी, ए और बी का रेशियो कितना है 2 और 3 का, बी और सी का रेशियो कितना है 3 और 4 का। बात समझ में आई। अगर ये नंबर सेम है तो ठीक है, नहीं होता तो आप इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते और इन दोनों का आपस में गुणा कर देते, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करते 6 आता, इसका गुणा इसमें करते 9 आता, इसका गुणा इसमें करते 12 आता। तो ये आपका लिखने का ये भी तरीका होता। बात समझ में आ गई। लेकिन क्योंकि यहां पर वैल्यू सेम है तो आप राइट आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आए, तो 2 3 4 इसका परम सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल का आंसर सभी बच्चे कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करिए। आपने कहा यहां 2 और 3 है, यहां पर 6 और 8 है, तो राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। अगले सवाल का राइट आंसर देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। 2 3 4 ही परम सत्य है। ये तुम लोग परम सत्य क्यों बोलते हो? मुझे तो बड़ी हंसी आती है सब, क्योंकि परम सत्य तो किसी को भी नहीं पता, सबको सत्य पता है ना। जैसे हम सभी के पास क्या है, आत्मा है, और परमात्मा कौन है, वो परमात्मा है। तो जो सत्य है वो हम सब हैं, हम सबको पता है सत्य क्या है, लेकिन जो परम सत्य है वो किसी को नहीं पता है। समझिए, तो परम सत्य नहीं, सत्य बोल सकते हो कि सत्य ये है। चलो ठीक है, जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे। तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, मैं अगर तुमसे बोलूं कि जो सवाल प्रीवियस था वही सवाल ये भी है, जो सवाल प्रीवियस था वही सवाल ये भी, 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया 3 और 4, तो ये भी तो वही लिखा है 2 3 4, तो ये भी तो वही सवाल है। तुम लोगों ने देखो इतना बड़ा बड़ा आंसर निकाल दिया। हमेशा याद रखो कि जो रेशियो है वो सरलीकृत होना चाहिए। रेशियो में अगर कुछ कॉमन लेकर के कट रहा है तो उसको काट दो। अगर कुछ कट रहा है, अगर कुछ भाग जा रहा है दोनों में, तो उसको भाग दे दो, तब तो वो रेशियो का नाम अपना ऊंचा करेगा, वरना तो ऐसे रेशियो का नाम डुबाएगा। बात समझ में आया। तो परम सत्य अभी भी क्या है, 2 3 4 ही परम सत्य है। क्लियर हुआ? कितने लोगों को समझ में आया बताइए। तो हमेशा आप इसको सरलीकृत रखें। अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काटना बहुत जरूरी है। ये 6 और 8 ना लेकर के चलो। बात समझ में आई। अच्छा, इसका देखो एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें देते हैं, तब तुमको जल्दी से समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही बाहर गए थे तो सामान लेने गए, तो एक व्यक्ति ने क्या बोला कि 6 रुपए के 12 केले। क्या बोला उसने, 6 रुपए के 12 केले। देखो इसका आंसर इससे तुम्हें मस्त समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये बताओ उसने कितना ज्यादा बोला। उसने बोला 6 रुपए के 12 केले। तो 6 रुपए के 12 केले बोलना ज्यादा सही है, या फिर वो ये बोले कि 3 रुपए के 6 केले, ये बोलना ज्यादा सही है, या फिर वो ये बोल सकता है कि 4 रुपए के 8 केले, है ना, ऐसा भी तो बोल सकता है। और वो और क्या क्या बोल सकता है, वो और बहुत कुछ बोल सकता है। वो बोल सकता है 5 रुपए के 10 केले। तो इनमें क्या रेशियो है जो आपको दिख रहा है। आपने कहा अरे सर 6 के 12 हैं तो 3 के 6 हैं, या 4 के 8 हैं, या 5 के 10 हैं। या सबसे अच्छी भाषा में बोला जाए
कि 1 रुपए के 2 केले। समझ में आया कि नहीं आया? तो केले तुम लोगों को पसंद भी है, तुम लोगों को बहुत केले खाना भी चाहिए, है ना। केले में क्या होता है, कैल्शियम भी रहता है, बहुत सारी जो फाइबर्स होते हैं जिनसे फूड क्या होता है, पचता है, उसकी सबसे बढ़िया चीज केला है ना। और जो दुबले पतले हैं वो दूध के साथ केला खाएं तो मोटे भी हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको ज्ञान भी देते चल रहे हैं। तो 6 के 12 केले का इसका सबसे अच्छा मतलब क्या होगा, इसका सबसे अच्छा जो अनुवाद होगा वो होगा कि 1 रुपए के 2 केले। बात समझ में आया? तो वैसे ये जो इनमें क्या है, ये इनमें अनुपात है। किसमें किसमें अनुपात है? रुपए में और बनानास में। रुपए और बनानास में रेशियो कितने का है? 1 और 2 का। तो 1 और 2 लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा कि 6 और 12 लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, बताइए जरा। तो आपने कहा सर 1 और 2 अच्छा लग रहा है ना। सबसे छोटे अंक जितना छोटा हो, संख्या जितनी छोटी है, आपकी कैलकुलेशन उतनी छोटी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? तो प्रीवियस क्वेश्चन आप कर सकते थे 6 और 8 की जगह 3 और 4, 2 और 3, 3 और 4, तो b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 एक साथ लिख दोगे। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन बढ़िया खास क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखो केले नहीं भी अच्छे लगते हैं तब भी खाना चाहिए बेटा, ये तो हेल्दी चीज है। आपने कभी भी देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, ये लोग जब ग्राउंड पे होते हैं और सडन इन्हें नीड पड़ती है एनर्जी की, ड्रिंक्स तो नहीं पिया जा सकता बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन कुछ अगर फूड खाना है, इनटेक करना है उस टाइम पर, तो ये लोग भी आप देखना, महेंद्र सिंह धोनी तो भाई बहुत बोलता है कि आपको केले खाने चाहिए, बहुत हेल्दी चीज है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको तुरंत एनर्जी देती हैं, ताकत देती हैं, तो ये खाना चाहिए आपको, है ना। पसंद नहीं है तब भी खाओ। माता पिता की नहीं, मेरी बात मानो। चलो इसका राइट आंसर करिए, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ए और बी और सी, 2 और 3, 4 और 5, तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर यहां पर कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। ए और बी तो पता है, बी और सी तो पता है, लेकिन कॉमन कैसे निकलेगा? देखो ए और बी की वैल्यू 2 और 3, बी और सी की वैल्यू 4 और 5। हमें क्या करना है? अब देखो यहां पर आपको ये समझना कि देखो ए और बी ये एक रेशियो है ना, बी और सी ये एक रेशियो है। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि रेशियो में किसी नंबर से गुणा करने पर वो परिवर्तित नहीं होता है। अब b की जो वैल्यू है, एक ही क्वेश्चन में 2 तो नहीं हो सकते, बहरूपिया तो नहीं हो सकता। b की वैल्यू या तो 3 ले लो या फिर 4 ले लो, तो अलग अलग वैल्यूज ना होकर के एक वैल्यू करने के लिए इसमें 4 से गुणा करोगे, तो यहां भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 तिया 12। तो 12 बनाने के लिए इस 4 में 3 से गुणा, तो इसमें भी 3 से गुणा, तो ये तो 12 बन गया, और ये कितना बन गया? 15 के बराबर। तो आप क्या बोलोगे? 8, 12, 15। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई, बताइए जरा। मैंने आपको क्या बोला था? एक रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक रेशियो में किसी एक नंबर से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 3 है, 4 से गुणा कर दिया, 4 और 5 है, 3 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 8, 12, 15 परम सत्य है। चलो तो 8, 12, 15 जिन भी बच्चों ने निकाला, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो और 3, 4 और 5 हो गया, तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। आपने कहा सर ये तो सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे किया था वैसा ही है ना, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या सेम? क्या सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं सेम नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो। अच्छा देखो मैं फिर से दिखाता हूं, देखो 2 और 3, 4 और 5 है ना, 8, 12, 15 आया। अब फिर से देखो क्या सेम है? अरे सेम नहीं है बेटा, सेम नहीं है। फिर से, अच्छा देखो फिर से दिखाता हूं, ठीक है। देखो फिर से देखो, A और B, B और C। अब यहां पे देखो
ए और बी, ए और सी, अरे सर ए और सी है, ओ हो। अच्छा चलो फिर से करते हैं। तो फिर कैसे करोगे, आपने कहा ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो 2 और 3 है, और ए और सी का रेशियो कितना है, ए और सी का रेशियो है 4 और 5। तो आपने कहा एक रेशियो ये हो गया 2 और 3 का, एक रेशियो ये हो गया 4 और 5 का। तो ये किसमें किसमें, ए और सी में है। अब मुझे बताओ एक ही रेशियो के क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में एक ही क्या 2 वैल्यू हो सकती है, नहीं, एक ही 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या ये 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपने 2 से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 दूनी 4, ये कितना बन गया 3 दूनी 6, और ये कितना बन गया 5 के बराबर। तो 4 6 5 इज द राइट आंसर। तो परम सत्य चेंज हो गया, 4 6 5 परम सत्य है। कितने लोगों को समझ में आ गया, 4 6 5 परम सत्य हो गया, ठीक है। तो 4 6 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है, हाँ 4 6 5 लिखा है अगर आपने, या आपने 8 12 10 लिखा है, इस केस में ये सही जवाब होगा। तो 8 12 10 है, 4 6 5 है, ये इसका सही जवाब होगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो 4 6 5 या 8 12 10 इज द राइट आंसर। तो 4 6 5 निकाल लिया, क्लियर हो गया। देखो ए और बी में रेशियो है, ए और बी में, और ए और सी में रेशियो। तो कॉमन कौन सा है, ए है, ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस इतना सा आपको करना है। और अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए इसका राइट आंसर निकालो। ध्यान से पढ़ना, इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया है। ए बी और सी बी है, सी बी में रेशियो आपको दिया गया है, तो आपको बताना है वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसको बीसी भी लिख सकते हो, आप इसको बी और सी बना सकते हो, कैसे 5 और 4 से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे। कैसे लिखोगे सीख लो, कैसे करोगे। आपने कहा ए और इसका रेशियो बी और बी का रेशियो सी से, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 2 और 3 के बराबर। ए और बी का रेशियो 2 और 3 के बराबर है, और बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो 5 और 4 के बराबर है, 5 और 4 के बराबर। तो b की 2 वैल्यूज आ रही हैं, b की 2 वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, आपने कहा b की 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 5 है, तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, और इस वाले रेशियो में 3 से। तो जब आप 5 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा, जब 3 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 का 2 से गुणा करोगे 10, 5 का 3 से गुणा करोगे 15, और 3 का गुणा 4 से करोगे तो 12। तो 10 15 12 ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो समझ में आया। क्लियर है, ठीक है। तो 10 15 और 12 जिन बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलो इसी तरह से अब देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी है। यहां पर अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल देते हैं, आंसर लगा देते हैं। आपको एक बात इसको डायरेक्टली समझ लेना बेटा कि अगर ए और बी में आपको रेशियो दिया गया कितना, 2 और 3 का, सी और डी में रेशियो दिया गया कितने का, 4 और 5 का, ठीक है। ए और बी में 2 और 3 का, सी और डी में 4 और 5 का, और आपसे चारों का रेशियो पूछे तो आप क्या बोलोगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोलोगे आप, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोलोगे, आप ऐसा इसलिए बोलोगे क्योंकि, है ना, आप ऐसा क्यों बोलोगे, आप ऐसा इसलिए बोलोगे क्योंकि आप बोलोगे कि दो रेशियोज में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपस में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि ये आपस में किस रेशियो में होंगे, है ना। हम ये बता सकते हैं कि ए और बी 2 और 3 में है, तो ए और बी की वैल्यू 4 और 6 हो सकती है। सी और डी की वैल्यू 4 और 5 भी रह सकती है, 3 से गुणा कर दे तो 12 और 15 भी रह सकती है। अगर ये एक्चुअल वैल्यू होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी भी ये 2 3 और 4 5 के रेशियो में, ये रेशियो में नहीं है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि सी एंड डी
या इसको हम लोग नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज, और सी एंड डी ऑप्शन है तो सी एंड डी आंसर करेंगे, है ना। तो ये हम लोग इसको बता नहीं सकते, 2 3 4 5 रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपके पास 2 3 4 5 दिया गया है और आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइन है तो आप इसको बोलोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी एक फाइनल क्वेश्चन है, जरा जल्दी से आंसर करिए, सभी लोग राइट आंसर करिए। चलो बताओ, अगला सवाल आपके सामने है और ये आज की क्लास का अंतिम सवाल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास आपकी समाप्त होगी और कल हम लोग समानुपात को सीखेंगे, ठीक है। कल हम लोग समानुपात को सीखेंगे और अनुपात में भी काफी कुछ है, छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग करना सीखेंगे। बात समझ में आया? तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लो और इसका राइट आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा, कैसे करेंगे आपको ये सिखा दिया मैंने। ए और बी में रेशियो कितने का है, 3 और 4 का। बी और सी में रेशियो कितने का है, 7 और 4 का। मैंने आपको बताया कि बी की वैल्यू तो एक ही रहनी चाहिए, चाहे वो ए और बी का रेशियो या फिर बी और सी का रेशियो हो। तो कैसे करोगे, आपने इसमें गुणा किया 7 का, इसमें गुणा किया 4 का। सर 7 का ही गुणा क्यों करते हैं, इसमें 4 का ही गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि ये 4 है 7 नहीं है, और ये 7 है 4 नहीं है, तो 4 का गुणा करने पर ये भी 4 हो जाता है, इसमें 7 से गुणा करने पर ये भी 7 हो जाता है। तो क्योंकि आपने इस रेशियो में 7 से गुणा किया तो यहां पर भी 7 से गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। यहां पर 7 चौको 28 और यहां पर आपने 4 से गुणा किया है तो ये 4 से गुणा होकर के आएगा 16। तो 21 28 16 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 21 28 16 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पूरी बात समझ में आया? चलो, तो ये आज का सेशन है, इसको हम लोग यहां पर एंड करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आंसर करना आप लोग क्लास के बाद। अगर 2a ये बराबर है 3b के और ये बराबर है 5c के, ठीक है, ये कल की क्लास में इसको मैं बताऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा A, B और C में क्या अनुपात होगा, सोचिएगा, ठीक है, इस पे विचार करना है। ये आज का होमवर्क और कल की क्लास यहां से स्टार्ट होगी। बात समझ में आया? तो आज का होमवर्क भी हो गया और कल की क्लास भी यहां से स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में बढ़िया से। आगे हम लोग अनुपात और समानुपात की जो पहेलियां हैं उनको बुझाएंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और मैं आशीष आप सभी को कल इसी समय 1 बजे मिलता हूं और आगे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग सीखेंगे करना कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, भूलिएगा नहीं। और रोज आप लोग रेगुलर रहिए, सभी बच्चे रोज अगर आएंगे तो फिर मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। और अगर आप लोग रोज नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आता है, कम कम मजा आता है। जैसे आज सारे बच्चे आए, कल सारे बच्चे नहीं आए थे, कल सब लोग कहाँ थे भाई। तो आप लोग रेगुलर रहिए, रोज रहिए। 1 बजे का समय है, ठीक है, दोपहर 1 बजे। कोशिश करो कि लाइव ही देखो। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसके पास समस्या है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि 1 बजे आ जाओ, ठीक है। चलो, तो कल मिलें इसी समय पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।